Okay, this slide is visible. Industrial location. Voice is clear? Yes, sir. Fine. So I had got the demand from B.Ed batch that I should be covering certain topics which has not been covered. So let's see. हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं. इंडस्ट्रीज कहीं पे होते हैं, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे है ना. इंडस्ट्रीज जो होते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे ही होते हैं, और उसका रीजन कुछ होता है. रीजन श्योरली बहुत सारे होते हैं, जैसे मिनरल रिसोर्सेस, उसके अलावा रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर. ये सारे के कारण से किसी जगह पे इंडस्ट्रीज कहीं पे सेटल होती है. और ऑल्सो वी कैन से कि एक और रीजन होता है कि द लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. यू माइट बी नोइंग, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ये को अरेंज करने के लिए जो पर्सन होता है वो है एंटरप्रेन्योर. ठीक है ना. तो ये सारे चीजें अवेलेबल होने के बाद भी जरूरी नहीं कि इंडस्ट्रीज वहां पे सेटल कर सके. तो मतलब कहीं पे इंडस्ट्री सेटलमेंट करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से वन ऑफ द रीजन कुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स. अर्लियर जो इंडस्ट्रीज सेटल होते थे उसके पीछे का रीजन मेनली होता था अवेलेबिलिटी या नियरनेस टू द रॉ मटेरियल, ये होता था. ठीक है ना. बट लेटर ऑन क्या हुआ कि हम लोग पोर्ट फैसिलिटी देखने लगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखने लगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर देखने लगे. इसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज के लोकेशन जो है चेंज होते रहे. तो पास्ट के या इंडिया के जितने मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनका लोकेशन का रीजन अगर देखा जाए तो पास्ट में रॉ मटेरियल थे, एंड लेटर ऑन आप देखोगे कि मार्केट के पास होता है. ठीक है ना, मार्केट के पास होता है. अच्छा, ये जो सेटअप है मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ, जो आप लोग की क्लास में ले रहा हूँ. प्लीज लेट मी नो कि जब भी जो प्रीवियस क्लास होती थी, जैसे हम लोग करते थे क्लास, वो उसमें ज्यादा आपको मजा आ रहा है या उसमें ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन आ रहा है कि ये वाले में, है ना. दोनों चीजें बता देना. आप लोग को दो वीडियोस दिखेंगे. ठीक है ना. आप चाहे तो आपके मोबाइल पे देखोगे ना, तो आप डबल क्लिक करोगे तो मेरा स्क्रीन जो है फुल दिखने लगेगा, या तो उसको मिनिमाइज कर सकते हो. एट द सेम टाइम आप किसी और दूसरा वीडियो को भी अलाउ कर सकते हो, दूसरे वीडियो को फुल स्क्रीन कर सकते हो. जस्ट मिनट ना, कोई एडमिट करना. कौशल, द्वारपाल का जिम्मेदारी मैंने आपको दे दिया है. वाशिम नहीं आया. वाशिम had asked me for this class. आवाज जा रही है ना कौशल? Yes, sir. फाइन. तो हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग शुभदीप. Good evening, sir. गुड इवनिंग. कौन है? Sir, Joy. जोई. यस, जोई. तो लेट्स स्टार्ट. इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में समझते हैं. मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब क्या अदर टाइप के भी इंडस्ट्रीज हो सकते हैं? और व्हाट डू वी मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? इसका मीनिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगर हम लोग बोलते हैं तो सर मतलब सर वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है किसी चीज का. बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने. मैन्युफैक्चर होता है, और कुछ?
सर रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का, यस, ये जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एज वेल एज वैल्यू एडिशन होता है, इजंट इट, है ना। बट ओनली वैल्यू एडिशन को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलते, एज वेल एज ओनली हम लोग बोले ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलते हैं। इसके लिए क्या है कि प्रोडक्शन जो होता है, तो प्रोडक्शन जो है लार्ज क्वांटिटी में होना जरूरी है, पहला चीज, जब भी प्रोडक्शन हो रहा है लार्ज क्वांटिटी में होना जरूरी है। दूसरा देखो, एक और क्या लाइन लिखा है कि रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। तो ये दोनों पोर्शन अगर मैच करता है, मतलब ज्यादा वैल्यू एडिशन हो रहा है और लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तब हम लोग उसको बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। लार्ज क्वांटिटी एंड रॉ मटेरियल्स का वैल्यू एडिशन हो रहा है। आपने फैक्ट्री का भी नाम सुना होगा, फैक्ट्री। यस सर। तो फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है? फैक्ट्री का मीनिंग क्या हो रहा है? तो जहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, लेबर वहां पे बहुत लग रहा है, वह फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग। अच्छा, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों क्या हम लोग सिनोनिमसली यूज करना चाहिए कि दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए? यस, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों क्या, सर दोनों में मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस क्या लग रहा है? दोनों अलग है सर शायद। दोनों सर अलग है। फैक्ट्री में सब एक ही चीज बनता है, मैन्युफैक्चरिंग में पूरा होल बॉडी, पूरा रॉ मटेरियल गुड कंडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम लोग जो फैक्ट्री बोल रहे हैं, फैक्ट्री का मीनिंग या लिटरल मीनिंग कहां से आया है? फैक्ट्री का लिटरल मीनिंग कहां से आया है? फैक्टर से आया होगा। यस, फैक्टर से आया है। और हम लोग क्या जानते हैं फैक्टर के बारे में, क्या जानते हैं फैक्टर के बारे में, क्या जानते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इजंट इट? यस सर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग बोल रहे हैं फैक्ट्री, ठीक है ना। जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह पे मिलते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं फैक्ट्री, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जैसे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाने के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाने के लिए जो प्लेस है वो फैक्ट्री है, फिजिकल जो प्लेस है दैट इज फैक्ट्री, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाने के लिए जो फिजिकल प्लेस है वो फैक्ट्री। अगर उस फैक्ट्री में अगर कोई रॉ मटेरियल बल्क अमाउंट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। या वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो फैक्ट्री बताता है प्लेस को, मैन्युफैक्चरिंग बताता है एक्टिविटी को, इजंट इट? फैक्ट्री बताता है प्लेस को। ऐसा कोई भी प्लेस जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह पे ले आया गया तो वो है फैक्ट्री। बट मैन्युफैक्चरिंग, ऑल द फैक्ट्री डजंट बिलोंग टू मैन्युफैक्चरिंग, बट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन द फैक्ट्री। कैन वी से दिस? बोल सकते हैं ना? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस। तो मैन्युफैक्चरिंग का हमारे इंडिया के जीडीपी में ज्यादा मेजर रोल रहा नहीं था पहले, है ना। बट यही देखोगे कि चाइना के जीडीपी में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग। हमारे जीडीपी में एवरीवन नोज बाय दिस टाइम, आप लोग एक मैच्योर बैच हो चुके हो, तो बाय दिस टाइम यू शुड बी नोइंग कि हमारे जीडीपी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस सेक्टर का होता है।
तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी उस लेवल का नहीं है जो जीडीपी में बहुत हाई लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सके, isn't it? तो manufacturing sector is considered the backbone, but for India's case it is not yet the backbone of that India's GDP, isn't it? इंडिया के केस में ये अभी तक बैकबोन नहीं रहा है। तो ये इकोनॉमी का स्ट्रेंथ हो सकता है अगर हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छे से काम किया। अगर इंडिया के कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का एग्रीकल्चर जो है 15.4% जो है हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, जबकि वर्ल्ड ओवर में 6.4% कंट्रीब्यूट करता है ना, वर्ल्ड ओवर में 6.4% कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या हुआ, मतलब क्या है, स्टिल एग्रीकल्चर दैट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री या प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग द मेजर चंक ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया के जीडीपी का मेजर चंक अभी भी एग्रीकल्चर 15.4% कर रहा है। और इंडस्ट्रीज को देखोगे तो इंडस्ट्री 23% है और वर्ल्ड ओवर पे 30% है। स्टिल मतलब क्या है, स्टिल वी हैव द स्कोप ऑफ अराउंड 7%, एटलीस्ट हमारे पास स्कोप तो है। पहले तो वर्ल्ड के एवरेज में आना है, फिर उसके ऊपर जाना है। तो सेकंड चीज हम लोग को क्या दिखा कि यहाँ पे स्कोप है और यहाँ पे रिड्यूस करने का स्कोप है। व्हाट डज इट मीन, क्या हम लोग क्या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम कर देना चाहिए? हम लोग अगर सोचते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम कर देना चाहिए, नहीं, जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ जाना चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। जीडीपी जो है मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ जाना चाहिए। इट डजंट मीन कि एग्रीकल्चर का जो वॉल्यूम के हिसाब से या उसका जो वैल्यू के हिसाब से जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाना चाहिए, उसका जीडीपी पे परसेंटेज कम हो जाना चाहिए। अगर जैसे मैं बोल रहा हूं एग्रीकल्चर 350 मिलियन टन है ना, जो है एग्रीकल्चर में हर साल प्रोडक्शन होता है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर भी क्या वो जीडीपी का 15 से कम हो सकता है? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं जब 300 मिलियन टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था तब जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन था 15% के अराउंड। बट अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं 350 मिलियन टन प्रोड्यूस करूंगा पर जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन में 10% तक लेके आ जाऊंगा। वेदर इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर। मतलब क्या है, मैं जीडीपी पहले 1000 करोड़ था सपोज, तो मैंने इसको 2000 करोड़ कर दिया, एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ाया, बट स्टिल हमारा जो बोलना चाहिए कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि मैंने जीडीपी को बढ़ाया। और जीडीपी किससे बढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ा। और यही चीज आइडियल कंडीशन है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी बढ़े, एग्रीकल्चर से भी बढ़े, बट एग्रीकल्चर का जो रेशियो है रिलेटिवली कम रहे, ठीक है ना। तीसरा सेक्टर है जो सबसे डोमिनेंट है, 61.5% सर्विसेज सेक्टर में है, जो कि एवरेज वर्ल्ड एवरेज पे 63% है। सो मोर और लेस वी आर नियर टू द वर्ल्ड एवरेज। वैसे भी क्या है, जैसे ही जो इंडस्ट्रीज या इकोनॉमी से एडवांस होती है तो सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस हो जाता है ना। तो सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस होने के कारण से ये तो हमारा ठीक ही है। मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों को 30% तक लेके आना है, मतलब 1/3 कंट्रीब्यूशन शुड बी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। दैट्स व्हाट वी वांटेड टू से। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे तो हम लोग का अभी के हिसाब से लाइक सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, और उसका एग्रीकल्चर का उसके बाद। तो हम लोग अभी हिसाब से सर मतलब बैकबोन कौन सा को बोल सकते हैं? सर्विस सेक्टर? अभी तो हमारा सर्विस सेक्टर है भाई, सर्विस सेक्टर अभी तो, हाँ यस, अभी तो हमारा सर्विस सेक्टर है। बट ये बैकबोन क्यों बोल रहे हैं पता है? सर्विस सेक्टर इज बीइंग अफेक्टेड बाय द इंटरनेशनल इकोनॉमीज। सर्विस सेक्टर जो होता है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमीज के बेसिस पे चेंज हो सकता है, पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऐसा होता है ना जो कि एक्चुअली ब्रिक एंड मोर्टार प्लेसेस पे होता है, जो इतना इजीली मूव आउट एंड मूव इन नहीं होता, है ना। हम लोग जो बोलते हैं, अब तक आप लोग ये जानते होंगे एफडीआई एफआईआई। एफडीआई एफआईआई में बेसिक डिफरेंस आप लोग को पता है? क्या डिफरेंस है? यस क्या डिफरेंस है सर। एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे डेवलपमेंट आता है, और एक प्रॉपर फिक्स टाइम के लिए होता है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बाहर से। एफआईआई में वैसा कुछ है नहीं सर, वो पर्टिकुलरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। हाँ सर, और वो पर्टिकुलर शेयर लाइक। ठीक है, एक तो आपने बताया
कि एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए आता है, isn't it? ये बोला आपने? हाँ सर। क्यों लॉन्ग टर्म के लिए आता है? सर क्योंकि उसका एक कंडीशन है कि उसके कुछ सेबी वगैरह जो है ना उसमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अगर कोई भी हमारे अगर इंडिया का केस में अगर बोलें यहाँ इन्वेस्ट करना है तो उसमें सेबी वो सब रेगुलेट करते हैं। तो प्रॉपर एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही जो है इन्वेस्टमेंट उन्हें यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्हीं को अलाउ करेगी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो वो एफडीआई के केसेस में हो गया। एफआईआई होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपना बेनिफिट्स अपना प्रॉफिट्स के लिए ही वो सब इन्वेस्ट करते हैं। इन केस मार्केट में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो सब अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हटा देते हैं सब। ठीक है। एफडीआईज जब भी आते हैं वो एक ब्रिक एंड मोर्टार प्लेस आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। एफडीआईज लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के प्लान के हिसाब से आते हैं, जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है ना, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर भी होता है, लोग स्किल्ड भी होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और एट द सेम टाइम एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप करते हैं। तो जब एफडीआईज आते हैं, जैसे क्या है, अगर सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लेके आया और सेकंड चीज सैमसंग ने यहाँ के एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ शेयर खरीदा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला जो केस है जो वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाया वो एफडीआई है, बट वो यहाँ के कुछ शेयर्स खरीद लिया किसी भी कंपनी का, तो वो एफआईआईज है। तो अगर वो कहीं भी खरीद के रख लिया, वो कभी भी सेल डाउन करके सेल आउट करके निकल गया, तो उसको कोई रोक नहीं रहा है। एफडीआई में मूवेबिलिटी बहुत स्लो है, मतलब बोलना चाहिए कि बहुत स्लो मूवेबल है, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप करके रखे रहो उसके बाद सारे को निकालना है ना। जैसे जनरल मोटर के बारे में सुना होगा, जीएम का शेवरले की जो कार आती थी शेवरले की, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो उसने जब मूव आउट किया तो बहुत सारा चीज को लेके जाना पड़ा होगा उसको, है ना। एट द सेम टाइम बहुत सारे जो डीलरशिप है उसको सेल करना पड़ा, बहुत कुछ चीजें हुई। तो ये जो एफडीआईज आते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, और एफडीआई मेनली इंडस्ट्रीज पे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे, है ना। अब जैसे केन्स, CAIRNS, केन्स कंपनी के बारे में सुना होगा, और वेदांता जो यहाँ का कंपनी है। तो केन्स एंड वेदांता, केन्स जब वेदांता के साथ इन्वेस्ट करके कहीं पे एल्यूमिनियम प्लांट लगा रहा है तो वो एफडीआई आया, है ना, वो एफडीआई हुआ। बट जैसे आइकिया एक इंडस्ट्री है जो उसने इंडिया पे अब तक का सबसे लार्जेस्ट एफडीआई लेके आया था, तो वो जो है वो अब फिजिकली मैन्युफैक्चरिंग लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे फर्नीचर्स को डेवलप किया, फर्नीचर्स को सेल किया। तो इस टाइप के जो होते हैं ना वो हमारे लिए अच्छी बात है ना। हम लोग नहीं चाहते कि बाहर की कंपनी सिर्फ हमारी कंपनी में शेयर खरीद के छोड़ दे, है ना, कि हमारी कंपनी ही जिए मरे जो भी है। खैर, तो एफडीआई के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं ना वो उसपे मोस्टली एफडीआईज आते हैं, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग पे एफडीआई आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का रोल भी बहुत बड़ा है। इसको क्यों बैकबोन बोल रहे हैं? क्योंकि क्या है, एफडीआई या कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता है तो जॉब जो होता है बहुत ज्यादा उसमें मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब बोलना चाहिए कि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं, है ना। एक इंडस्ट्री लगता है तो उसके लिए कितना सारा टाइप के लोगों की जरूरत पड़ती है, गड्ढा खोदने से लेके मतलब बोलना चाहिए मार्केटिंग करने तक। एवरीथिंग एट एवरी लेवल एंड एवरी काइंड ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड, while for the service industry a specific kind of skill is required, isn't it? देखो, सर्विस इंडस्ट्रीज में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का ही बंदा आपको चाहिए। इट डजंट मीन कि कोई ऑफिस बॉय मुझे मिलता है तो मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग में लगा दूं, उसके लिए मेरे पास कोई रोल नहीं है अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पे रोल करता हूं। बट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग पे काम करता हूं तो आई हैव द पोजीशन फॉर ऑल काइंड ऑफ द पीपल एंड ऑल स्किल्स ऑफ द पीपल, इजंट इट? इवन फॉर द डिजिटल मार्केटिंग, इवन फॉर द पोस्टर लगाने के लिए भी मेरे को पर्सन चाहिए, इवन जो बोलना चाहिए कि गड्ढा खोदता है उसके लिए भी मेरे को पर्सन चाहिए। तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, एम्प्लॉयमेंट देता है लोअर लेवल से एंड डिफरेंट टाइप के स्किल लोगों से बहुत हाईली स्किल्ड लेवल तक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल तक। तो अगर बोला जाए किसी कंट्री में कौन ज्यादा बड़ा बैकबोन है, सर्विस इंडस्ट्री हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग, तो नाउ वी कैन सी जस्ट बिकॉज एक तो इसको मूव करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो एक बहुत जगह पे, बड़े जगह पे रहता है, वहां का पूरा जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म के लिए होता है। गवर्नमेंट उसके लिए कोई परमानेंट प्लान बना सकती है, टैक्स हॉलीडेज कर सकती है, गवर्नमेंट उसको
टैक्स की सब्सिडीज दे सकती है। इस तरीके से क्या है, वो एक ज्यादा परमानेंट सोल्यूशन होता है। और ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है कि एक इंडस्ट्रीज में जो रहने वाले एम्प्लॉय हैं वो सीखते हैं और इसके बाद एक नया इंडस्ट्री ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या है, स्किल ट्रांसफर या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ये भी होता है, ठीक है, और इट इज गुड, है ना, इट इज गुड, है ना। जैसे मैंने आपको पहले पास्ट में बताया था कि मारुति सुजुकी जब आया था तो सुजुकी से मारुति के लोग तो सीख गए ना, अब मारुति इंडिविजुअली भी सर्वाइव कर सकता है, वैसे हीरो होंडा के साथ है ना। होंडा से अलग हो गया हीरो, पर हीरो अकेले भी सर्वाइव कर सकता है ना, यही चीज है। एनीवेज, तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में से कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यू विल हैव टू कोट दोस थिंग्स इन द आंसर, आंसर में उसी को कोट करना है, इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, $375 बिलियन हम लोग को कमा के देता है जो एग्रीकल्चर होता है। ये जो फिगर है ना, ये हर बार के इकोनॉमिक सर्वे में वेरी कर सकता है, तो यू कैन पुट द फिगर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द रिसेंट डेटा का जो होता है उसी को आप रेफर करना। पर इट डजंट मीन कि ये बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, है ना। रफली आप लिख सकते हो कि सर रफली $400 बिलियन, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है ना, आराम से लिख सकते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर 7.39% ऑफ टोटल ग्लोबल एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो यू कैन सी हियर कि इंडिया जीडीपी, जो इंडिया का जो जीडीपी है वो 15% बस डिपेंडेंट है ना, 15% डिपेंडेंट है। बट वो वर्ल्ड ओवर पे अगर देखा जाए तो 7.39% ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चरल आउटपुट है। जैसे हम लोग आप जानते होंगे कि इंडिया बहुत सारे जो ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंडिया फर्स्ट पे है या सेकंड पे है या थर्ड पे है ना, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। इवन राइस भी हम लोग थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आते हैं। अब चेंज हो सकता है, चाइना और ब्राजील के साथ कंपटीशन होता रहता है, शुगर केन के साथ भी ऐसे ही कुछ है। तो क्या है, स्टिल देयर इज अ स्कोप कि 7.39% ही हम लोग अभी तक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जब 15% जीडीपी का है और 55% लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्यों मेरा सिर्फ 7.39% होना चाहिए वर्ल्ड के आउटपुट का। तो मतलब यहाँ पे स्टिल देयर इज अ स्कोप। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो इंडिया इज द प्लेस विच बिलोंग्स टू 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, है ना, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड का लैंड है। But it accounts for 7.39% of the global agriculture. That's why we need the subsidies, we need the protection to the agriculture industries. That's why WTO में जो चीजें हम लोग नेगोशिएट करते हैं, उसके लिए ये डेटा आप कोट कर सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हमारा नेगोशिएशन होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारा जब भी नेगोशिएशन होता है, तब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि भाई देखो हमारा जब इतना कम लैंड है उसमें इतना ज्यादा हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं और इनफैक्ट इतने सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो क्यों हम लोग एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्यों सपोर्ट ना करें, या हम लोग अपने फर्टिलाइजर में क्यों सब्सिडी ना दें, ठीक है ना। यही चीज तो टॉप का पॉइंट रहता है। चाइना $991 बिलियन जो जीडीपी में का एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। हमारा देखो कहाँ कितना था, 375, इनका कितना है 991। तो इसको ले लो सिंपली 1000, है ना, $1000 बिलियन मतलब $1 ट्रिलियन और हमारा जो देखो करीब 400। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली याद कर सकते हैं कि $400 बिलियन का आउटपुट हमारा इंडिया का है और $1 ट्रिलियन किसका है, चाइना का है। इंडस्ट्री सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो $560 बिलियन का हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है और वर्ल्ड में हमारा रैंकिंग 6 है, वर्ल्ड में हमारा रैंकिंग जो है 6 है। सर्विस सेक्टर में हमारा $1500 बिलियन का ये होता है और वर्ल्ड का रैंकिंग हमारा है 8, ठीक है ना, वर्ल्ड का रैंकिंग 8 है। वर्ल्ड रैंकिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना है आपको। देखो अगर यहां से निकालना की कोशिश करूं, 400 कितना हुआ, $400 बिलियन एग्रीकल्चर हुआ, $550 बिलियन क्या हुआ, हमारा इंडस्ट्री हुआ, और $1500 बिलियन हमारा क्या हुआ, हमारा सर्विस सेक्टर हुआ, ठीक है ना। तो आप याद, इंडिया का जो जीडीपी है कितना ट्रिलियन डॉलर का है, कोई किसी को पता है? इंडिया का जीडीपी कितना ट्रिलियन डॉलर है? शुभदीप ना गूगल कर रहा है अभी कि कितना ट्रिलियन डॉलर है।
3.5 सर। 3.5 ट्रिलियन डॉलर। कौशल? शायद बढ़ गया होगा सर थोड़ा। ठीक है, रफली रफ फिगर तो ये 3.5 है कि उससे ज्यादा होना चाहिए, इतना ही के आसपास है ना। हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर के लिए फाइट कर रहे हैं, 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। अब यहां से देखो 3.5 ट्रिलियन डॉलर में से रफली 1.5 टू 2 ट्रिलियन डॉलर किसमें से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से, है ना। देखो हम लोग अपना जीडीपी का ध्यान रखें, जीडीपी का कितना था? 3.5 ट्रिलियन डॉलर, उसमें से 1.5 टू 2 ट्रिलियन डॉलर हमारा अकेले सर्विस सेक्टर से आ रहा है, और बाकी 1.5 रिमेनिंग जो ट्रिलियन डॉलर है उसमें से 500 मिलियन डॉलर किससे आ रहा है? हमारा इंडस्ट्री सेक्टर से, है ना। 400 से 500 मिलियन डॉलर किससे आ रहा है? एग्रीकल्चर से, और जो बचा 500 मिलियन है वो कहीं इधर उधर से आ रहा है। तो ये है मेरा एकदम क्लियर कैलकुलेशन हो गया, है कि नहीं। 1.5 ट्रिलियन डॉलर तो मेरा अकेले सर्विस सेक्टर से निकल रहा है, 1.5 से 2 है ना, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ये है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जो है 2019 तक लिए, क्योंकि 2020 का डेटा सो हम लोग को समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे मैटर करता है, तो 2020-21 को हम लोग नहीं देखेंगे, जो होगा 2022 का डेटा को अच्छे से देखेंगे। तो मैंने एक जनरल ट्रेंड दिखाया आपको, कहां से कहां तक का, 2013 से 2019 तक का मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ कितना हो रहा है। तो यू कैन सी 4.8, 3.6, 3.8, 2.8, 4.4, 4.6, 3.9, मतलब एवरेजिंग देखा जाए तो रफली 4% के आसपास रहता है, एवरेजिंग 4% के आसपास रहता है हमारा ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ, है ना। और उसमें भी क्या है, अभी लगातार डाउन भी हुआ था कोविड के टाइम में, इनवर्ट सीधा निगेटिव चला गया था। ठीक है, तो अब जब भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जब भी फिगर आता है तो आप हमेशा से ये देख सकते हो कि अभी रफली कितना परसेंट चल रहा है। यू कैन सी कि 4 से ऊपर है तो ठीक है, 4 से नीचे है तो ठीक नहीं है। एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि एवरेज से ऊपर है कि एवरेज से कम है करके। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज ट्रेंड है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, to improve productivity, the National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) has been set up with this objective. NMCC को सेटअप किया गया और इसका पर्पस यही था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, उसका जो ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाए, है ना, ग्रोथ को बढ़ाया जाए। क्योंकि ये 4% कुछ नहीं है, 4%, 3% का ग्रोथ तो एक्चुअल में जो मेच्योर्ड इकोनॉमीज हैं या डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो लोग करते हैं। तो हम लोग 3-4% से काम नहीं चलेगा। हमारा जो पॉपुलेशन है 17.5% से ऊपर ग्रो कर रहा है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग ने इसको सेटअप किया। इंडस्ट्रियल लोकेशन जब कहीं पे भी होता है तो उसके पीछे इतने सारे जो फैक्टर्स हैं जिसको मैंने अभी डिस्कस किया जस्ट स्टार्टिंग में, कि ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर रहते हैं तो वहीं पे फैक्ट्री स्टेब्लिश होती है। यहाँ पे एक चीज देखो कि हम लोग जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं तो उसमें मार्केट को नहीं रखते हैं, बट मैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए मार्केट को रखा हूं। सो मेनी ऑफ द इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट। कोई ऐसा इंडस्ट्रीज बता सकते हो जो कि मार्केट के पास है? ऐसा कोई इंडस्ट्री बता सकते हो जो मार्केट के पास है? मार्केट के पास है मतलब क्या है कि जहां पे सेल होता है वहां पे इंडस्ट्री लगाया गया है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ब्रिक्स वगैरह सब का भी हो सकता है सर। चलो ब्रिक्स का ले लो, और कुछ बड़ा एग्जांपल दे सकते हो? सर शिप बिल्डिंग, शिप, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हाँ, आपने। यस, ये कोई शिप बिल्डिंग का कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री का नाम जानते हो कोई?
हाँ, लार्सन एंड टर्बो है ना सर? एलएनटी बनाती सर है क्या? हाँ सर, शायद एलएनटी बनाती है शिप। आई गेस वो क्या कहते हैं, ये अमेरिकन शिप यार्ड आया था ना, तब उन्होंने किया था शायद। इंडिया में कुछ बड़े शिप बिल्डिंग वाला कोई नाम पता है? अदानी ग्रुप है सर उसमें, शिप बिल्डिंग में। अरे, कोलकाता में कुछ है कि नहीं, कुछ सुना है नाम? স্যার হলদিয়া হলদিয়া পোর্ট আছে তো। वो तो पोर्ट है। गार्डन रिच का नाम सुना है? गार्डन रिच। हाँ सर, मेटिया ब्रूज, हाँ हाँ, गार्डन ब्रिज। तो क्या होता है गार्डन रिच में? गार्डन है, क्या है? सर डॉक है वहां पे तो। डॉक है। इंडिया के 4 शिपयार्ड का नाम मुझे बताना, नोट इट डाउन, है ना। इंडिया के 4 जो गवर्नमेंट के शिपयार्ड थे जहां पे शिप मैन्युफैक्चरिंग होता था, उसका नाम मुझे प्लीज बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब गार्डन रिच के बारे में समझ आएगा। गार्डन रिच, हिंदुस्तान शिपयार्ड, ठीक है ना। ये सब जो शिपयार्ड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो आपने दिया वो रिलेवेंट है। जो शिप का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो उसी जगह पे होता है जहां पे पोर्ट होता है ना। जो उसी जगह पे होता है जहां पे पोर्ट होता है। रिफाइनरीज, इजंट इट? जो रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज होते हैं वो, नहीं नहीं सॉरी, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज तो मार्केट के पास नहीं होता, है ना। मार्केट के पास जरूरी नहीं कि वो मार्केट के पास हो, रिफाइनरी नहीं बोल सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं, अरे कोलकाता में जितना इंडस्ट्रीज जो है, जो जो मेट्रो सिटीज के सराउंडिंग में जो इंडस्ट्रीज है, वो सारे इंडस्ट्रीज मार्केट के कारण से बने हैं, इजंट इट? मेट्रो सिटी इज द मार्केट, है ना। अब जैसे ये रिश्रा, ये इस जगह पे जितने भी कपड़े के जो मार्केट बने हैं थे, या जूट के जो मार्केट थे, तो जूट या चाय, इवन चाय का भी सोचो, रॉ मटेरियल कहाँ पे है? असम में, है ना, या सिलीगुड़ी में है। बट जो टी का मैन्युफैक्चरिंग या टी का जो बनने का प्लांट हो रहा है, वो सारा यहाँ पे कलकत्ता के आसपास है, मार्केटिंग के कारण से। नॉट ओनली दिस, आप जितना भी क्लॉथ वाला देखो, जो बोलना चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं मुंबई में या गुजरात में, उसका रीजन क्या है? वहीं पे सेल होता है मुंबई में, है ना, मुंबई में सेल होता है। तो जितने ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो मेट्रो सिटी के सराउंडिंग में है, जितने मेट्रो सिटीज के सराउंडिंग में है, उसका मेजर रीजन क्या था? उसका मेजर रीजन था मार्केट वहां पे। यस, उसके साथ अदर अवेलेबिलिटी भी थी, क्योंकि उसके साथ उनको मार्केटिंग या सर्विस सेक्टर भी मिल जाता, वहां पे उनको पोर्ट भी मिल जाता, तो ये सब एडवांटेजेस भी थे। अब जैसे लखनऊ हुआ, लखनऊ में बहुत लेदर का, कानपुर में लेदर का इंडस्ट्रीज था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो कानपुर, लखनऊ, उनको तो कोई पोर्ट का फैसिलिटी नहीं मिलता था, बट स्टिल वहां पे लेदर के इंडस्ट्रीज थे। उसका रीजन क्या? उसका रीजन वो है कि वहां पे एक तो क्या है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस जगह पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, और गंगा रिवर वहां पे है, जो कि जानते होंगे कि रॉ मटेरियल्स जो लेदर के, जो उसको प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा वाटर का कंजम्पशन और केमिकल लगते हैं, तो उसके लिए रिवर के पास होने से ज्यादा बेनिफिट होता है, ताकि उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको ड्रेन आउट कर सके, एज वेल एज वहां पे मार्केट है। तो यस, मार्केट के कारण से बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगती हैं, है ना। और मेनली वैसे इंडस्ट्रीज लगते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद वेट गेन ना करके, हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद वेट गेन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर कोई वेट गेन करता है, वो नॉर्मली मार्केट के पास होता है। तो इसके बारे में समझ पा रहे हो? वेट गेन करने के बाद मार्केट के पास होता है, मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा इजी रखना होगा, ये होगा टारगेट। यस, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो नॉर्मली जो वेट गेन करने वाले जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो मार्केट के पास होते हैं। जैसे क्या है, कॉटन वुल, है ना। कॉटन वुल से मैंने क्लॉथ बनाया, तो वेट गेन हुआ कि वेट लूज हो गया?
कॉटन ये और नहीं वूल हुआ से था जो सर। मैंने कपड़े बनाए है ना, वो वेट गेन हुए कि वेट लूज हुए इसमें? वेट गेन हुआ है ना, वेट गेन हुआ उसमें। जो कपड़े बनते हैं उसमें कलर होता है, उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरीज होते हैं, वेट गेन करता है ना। जब कॉटन, खाली कॉटन लेके जाओगे उसका वेट गेन किया। तो जो भी वेट गेन करते हैं उसको ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं करना है ना। जो रॉ मटेरियल जो होते हैं, जो लाइट होते हैं, उनको ज्यादा दूर तक कैरी किया जाता है। जो रॉ मटेरियल हैवी होते हैं उसका इंडस्ट्री वहीं पे होता है। तो एक और चीज मेरे को समझ आया कि किसी इंडस्ट्री में लोकेशन का एक और इंपॉर्टेंस है कि वो जो इंडस्ट्री है, बिफोर रॉ मटेरियल ज्यादा वेट होता है कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसका ज्यादा वेट होता है। जैसे आयरन ओर, आयरन ओर जो होता है या स्टील जो निकलता है, तो आयरन ओर से स्टील वेट लूज का प्रोसेस है कि वेट गेन का प्रोसेस है? हाँ, वेट लूज हो रहा है सर। तो आयरन ओर से जब स्टील बन रहा है तो वेट लूज हो रहा है, क्योंकि आयरन का ओर में बहुत ही कम आयरन होगा। हम लोग जानते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आयरन ओर का कौन सा लेवल है ना, कौन सा टाइप का आयरन है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट, डिपेंड करता है। तो उसमें कितना परसेंट आयरन है वो डिपेंड करता है। अगर सपोज 60% आयरन है तो 40% में तो जबरदस्ती लेके आया, इतना दूर तक कैरी करके ले आया। उससे अच्छा मैं इंडस्ट्रीज को माइन के पास ले गया, है ना, इंडस्ट्रीज को माइन के पास ले गया। तो मतलब ये क्लियर है कि मोटा आदमी को ज्यादा नहीं दौड़ाना है ना। मोटा आदमी को वहीं पे रखना है, पतला आदमी को दौड़ाना है, ठीक है ना। अब मोटा आदमी अगर रॉ मटेरियल है तो इंडस्ट्री वहीं लेके जाओ, और अगर मोटा आदमी मैन्युफैक्चर्ड पर्सन है तो उसको मार्केट के पास लेके जाओ। ये है, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आप लोग को कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है? सर क्लियर क्लियर है क्लियर सर। है ना, ठीक है। ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज का, तो एक हुआ एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसे हो सकते हैं जो कि जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। फॉर एग्जांपल कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, ये सारे जो हैं ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन से हुए? आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, है ना, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं, है ना, माइंस पे डिपेंड करते हैं। तो वैसे इंडस्ट्रीज ये सेकंड टाइप के इंडस्ट्री हुए, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब रोल के हिसाब से देखा जाए, देखो अभी तक रॉ मटेरियल के हिसाब से क्लासिफिकेशन किए। अब अगर हम लोग देखें कि इसका बेस्ड ऑन मेन देयर मेन रोल, उनके रोल के बेसिस पे अगर हम लोग करें, तब हम लोग क्या किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। जैसे एक होता है की इंडस्ट्री। एक्चुअली यही की इंडस्ट्री ही बैकबोन होता है। जो बैकबोन हम लोग बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं, उसमें भी अगर मैन्युफैक्चरिंग का भी बैकबोन बोला जाए तो ये है बेसिक एंड की इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग करके मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील के, या कॉपर के स्मेल्टिंग प्लांट, या एल्यूमिनियम के स्मेल्टिंग प्लांट। इनको बेसिक या की इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज के लिए जो बेस है वो एक्चुअली आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर का ही है, isn't it? इवन सारे आप टाटा मोटर्स या कोई भी मोटर देख लो, उसके लिए आयरन का या स्टील का लगेगा, है ना, या एल्यूमिनियम लगेगा, है ना, या तो कॉपर लगेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिकल के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें कॉपर लगेगा। तो विदाउट दिस बेसिक इंडस्ट्रीज अदर इंडस्ट्रीज कैन नॉट फ्लरिश। दैट्स व्हाई द on the basis of their main role we can categorize the industries on the basis of their role. So the major बेस, और बोलना चाहिए कि सबसे बड़ा बेस जो इंडस्ट्री का होता है वो आयरन एंड स्टील का होता है। इनफैक्ट किसी कंट्री का इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जो है, उस कंट्री
का इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मेजरमेंट का एक पैरामीटर होता है कि पर पर्सन या पर कैपिटा स्टील का कितना कंजम्पशन है। पर कैपिटा स्टील का कितना कंजम्पशन है वो एक इकोनॉमी की ग्रोथ का पैरामीटर है। अगर पर पर्सन स्टील का कंजम्पशन में बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ज्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ज्यादा स्टील का कंजम्पशन मतलब ज्यादा इंडस्ट्रीज है या ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है या तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं, ट्रेन है, ठीक है ना। तो इसलिए स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री होता है वो बेसिक इंडस्ट्रीज में आते हैं, इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम। फिर सेकंड होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, जैसे क्या है, शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, स्विंग मशीन है ना, ये डायरेक्टली यूज किया जाता है ना। नहीं, दीज आर नॉट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, मैंने भी बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एफएमसीजी में डाल देते हैं, ठीक है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, एफएमसीजी में, है ना। टूथपेस्ट है, खत्म हो गया, कोई यूज नहीं है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कंज्यूमर बेस्ड पे है, इसका रोल क्या है, इसका टारगेट है कंज्यूमर, मतलब सबसे एंड में खड़ा हुआ आदमी इसका टारगेट है। इसका टारगेट है जो सबसे पीछे खड़ा है, उसका टारगेट ये है, बेसिक इंडस्ट्री। तो दोनों का रोल अलग अलग हुआ। फिर एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, उसका टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिसाइड करते हैं। कोई इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, ये उसके टर्नओवर पर डिसाइड होता है। इसीलिए तो आजकल गवर्नमेंट क्या उद्यम आधार निकाली है, सूक्ष्म इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री। क्योंकि देखो एमएसएमई एक्चुअली बता जाए कि हमारे एक्सपोर्ट में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है ना। हर साल की इकोनॉमिक सर्वे में बोला जाता है एमएसएमई का इतना बड़ा रोल है। एमएसएमई के साथ थोड़ा सा इशू ये है कि एमएसएमई बहुत वल्नरेबल होते हैं, है ना, शॉक के, क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं रहता उनके पास, है ना। बट क्या है, वॉल्यूम में इतना ज्यादा है ये लोग, एमएसएमई जो है वॉल्यूम में इतना ज्यादा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट में मेजर कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का ही है। बताओ कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अदानी, अंबानी सब हैं, पर अगर देखा जाए एमएसएमई जो है इंडिया के एक्सपोर्ट का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि यही एमएसएमई बाद में क्या है, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, तो एमएसएमई को सपोर्ट देना चाहिए और उनके लिए जितना इजी हो सके सेटअप करना उतना इजी करने की कोशिश किया जाता है ना। इसलिए उद्यम आधार कार्ड पहले होता था, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, वो लाइसेंस, बहुत टाइप का लाइसेंस लेना पड़ता था कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए। नाउ उद्यम आधार कार्ड इटसेल्फ एक सफिशिएंट होता है कि यू हैव द आइडेंटिटी ऑफ द योर उद्यम, आपके पास आपके एंटरप्रेन्योरशिप का एक आइडेंटिटी है कि यू आर परफॉर्मिंग सर्टेन ड्यूटी, ठीक है ना। और इसलिए जीएसटी का जो क्राइटेरिया है, जैसे 50 लाख से ऊपर वाले को जीएसटी देना पड़ता है, 50 लाख से ऊपर जिसका टर्नओवर है उसको जीएसटी क्लियर ये करना पड़ता है। तो देखोगे कि एमएसएमई इनिशियल लेवल पे उतना नहीं रहते, पर लेटर ऑन जैसे ही वो बढ़ जाते हैं तो उसके बाद वो लोग जीएसटी में आ जाते हैं। तो उनके लिए सारे प्रोसेस को सिंपल करके रखा हुआ है और उन्हीं के लिए मुद्रा लोन लेके आ गए ताकि आप लोन लो, अनसिक्योर्ड लोन लो। अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या होता है, जिसमें विदाउट कोलेटरल लोन लेना, है ना, अनसिक्योर्ड लोन। नॉर्मल बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, ठीक है ना। एनीवेज, तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बताया, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के बारे में जान गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बोला कि टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा, उसको कौन से कैटेगरी में डाला जाए। तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द क्राइटेरिया ऑफ the categories on which any micro, small or medium enterprise can be put upon. माइक्रो इंडस्ट्रीज देखा जाए तो माइक्रो इंडस्ट्रीज के बेसिस पे अगर किसी भी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है और 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उसको हम लोग माइक्रो में डालते हैं। प्रीवियस क्राइटेरिया था 25 लाख, क्योंकि पहले 25 लाख बहुत बड़ी बात थी, अब 25 लाख उतनी बड़ी बात नहीं है। उसको तो एक फैक्ट्री सेटअप करने में 25 लाख लग जाएगा, या एक घर लेने में उसको, या कोई प्लेस लेने में उसको 25 लाख लग जाएगा। तो 5 करोड़ से नीचे वाले को माइक्रो में डाला, 5 करोड़ से 75 करोड़ वाले को हम लोगों ने स्मॉल में डाला, एंड मीडियम में किसको डाला, 75 करोड़ से 250 करोड़ उसको हम लोगों ने किस में डाला, मीडियम में डाला। तो ये कैटेगरी है। यूपीएससी कैन आस्क समटाइम्स इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू,
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्चुअल में अभी प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है 5 से 75, 75 से 250, है ना, 5 to 75, 75 to 250, इस तरीके से आप याद रख लेना, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है एमएसएमईज पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की बेसिस पे अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए, तो एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक भेल, सेल, and private sector owned and operated by individuals or a group of individuals like Tisco, Bajaj, Dabur. These are the private industries, private sector industries. ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। एक और नाम बोलते हैं गवर्नमेंट ओन्ड। गवर्नमेंट ओन कंपनी, कभी हम लोग पब्लिक सेक्टर यूज करते हैं, जैसे क्या है रेलवे। रेलवे क्या पब्लिक सेक्टर है कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है? गवर्नमेंट सर, अच्छा, गवर्नमेंट ओन। आईआरसीटीसी बोलो तो? सर आईआरसीटीसी कैटरिंग सर्विस है, तो वो सर ये आपका आई थिंक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट में होगा, क्योंकि सर उसका तो आईआरसीटीसी पब्लिक शेयर। सेक्टर है। यस सर। तो देखो एक ही रेलवे का आईआरसीटीसी इज द पब्लिक सेक्टर कंपनी और रेलवे इज द गवर्नमेंट ओन कंपनी। इकोनॉमी में थोड़ा पढ़े होगे या तो नहीं पढ़े हो तो मैं बता दूंगा। क्या डिफरेंस है गवर्नमेंट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर में? सर गवर्नमेंट ओन्ड में जैसे कि आई थिंक प्राइवेट प्लेयर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपका पब्लिक ओन्ड मतलब पब्लिक कंपनीज में लाइक गवर्नमेंट का शेयर 50 से ज्यादा होगा, लेकिन आपका प्राइवेट भी रहेगा उसमें, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंटिटीज। अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, बीएसएनएल। ये कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है? मतलब क्या PSU है? है सर, ये पब्लिक पीएसयू है। तो इसके शेयर Yes, प्राइवेट sir. के पास है? ये इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? यस सर, आई थिंक कर सकते। हाँ, देखो भले 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, बट इसके पास ऑप्शन है कि इफ बीएसएनएल वांट्स इट कैन सेल आउट 10%, 15% ऑफ द शेयर डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ठीक है ना। बट इट इज पब्लिक सेक्टर ओनली। उसका जो तरीका है, जिस तरीके से बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है उसको, वो पब्लिक सेक्टर के हिसाब से बनाया है। गवर्नमेंट नाउ इट इज पब्लिक सेक्टर ही बनाती है, वो अपने ओन करके नहीं बनाती है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, है ना। तो वो नॉर्मली क्या है, गवर्नमेंट अब नहीं ऐसा कोशिश करती है, इनफैक्ट अपने ही शेयर्स को सेल ऑफ कर देते हैं, नहीं तो एलआईसी को खरीदवा देंगे, है ना। एलआईसी उनके लिए मतलब मिल्चिंग काउ है, तो एलआईसी को खरीदवा देंगे किसी किसी। कोविड से सबसे बड़ा फायदा हुआ है एलआईसी को, है ना। तो एलआईसी के पास खूब पैसा है, भर भर के इंश्योरेंस हुए हैं, तो एलआईसी के पास खूब पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करवा रही है इधर उधर। अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डॉट, है ना, वो गवर्नमेंट की ओन्ड है, तो डॉट का जो बीएसएनएल एंड एमटीएनएल है वो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है ना, वो पब्लिक सेक्टर है। तो खैर बताने का पर्पस ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग जो कैटेगराइज कर सकते हैं कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज करने का। तो अभी तक हम लोग क्या क्या बोले, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग ने कैटेगराइज किया, याद होगा एग्रीकल्चर वाला था। दूसरा उसके बेसिस के रोल के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज किया। तीसरा ओनरशिप के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक। देन ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे स्टेट एंड
कोई प्राइवेट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे क्या था, एक भारत एल्यूमिनियम कंपनी थी, बाल्को बोलते हैं इसको, है ना। पहले गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों का कंबाइन चलता था। अब गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द स्टेक को सेल कर दिया है ना, मोस्ट ऑफ द स्टेक को सेल कर दिया, तो नाउ दैट कंपनी इज प्राइवेट, ठीक है ना। वैसे ही क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल के बारे में सुना होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट एंड जॉइंटली प्राइवेट की कोई कंपनी दोनों मिलके काम कर रही है। वैसे ही जब स्टार्टिंग में एयर इंडिया था, तो जब टाटा से एयर इंडिया बना और एयर इंडिया से टाटा बना, तो क्या है, ये जो ओनरशिप चेंज हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने पूरा ही चेंज कर दिया, पूरा ही ले लिया, है ना। ऐसा नहीं कि पार्शियल रखा, कि उसको कुछ शेयर्स अपना रख लिया, कुछ उसको दे दिया। अभी एयर इंडिया से टाटा जो हुआ है, उसमें आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितना परसेंट गवर्नमेंट ने कुछ रखा भी है कि उसको पूरा सेल आउट कर दिया, आई एम नॉट श्योर, उसको देखना होगा। तो मेरे ख्याल से सेल आउट कर दिया है। तो ज्वाइंट सेक्टर वो होते हैं जिसमें अभी भी गवर्नमेंट ने शेयर्स रखे हैं। नॉर्मली शेयर्स इस कैटेगरी में रहते हैं 24%, 51%, 74% एंड फिर ये, सो दैट क्या है, हर एक में किसी में वीटो का पावर है, किसी में डिसीजन मेकिंग का, किसी में सजेशन का पावर है। ये सब अलग अलग डिपेंड करता है आपका शेयर कितना है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होते हैं, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओनरशिप के बेसिस पे, जहां पे बहुत सारे लोग मिलके, है ना, किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं। नाउअडेज ये मॉडल बहुत अच्छे से चलता है ना। जैसे साउथ में ना मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल बेस्ड होते हैं, या बोलना चाहिए कि कैटल बेस्ड होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, वो कोऑपरेटिव ज्यादा होते हैं। और कोऑपरेटिव होने से बेनिफिट होता है रादर देन प्राइवेट होने से। नॉर्मली जो एग्रीकल्चर होता है और ये जो मिल्क प्रोडक्शन वाला जो होता है, ये नॉर्मली कोऑपरेटिव में ज्यादा अच्छे से काम करता है। इसका रीजन कोई बता सकता है कि क्यों एग्रीकल्चरल सेक्टर जो होते हैं वो कोऑपरेटिव मोड में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं? इसका क्या रीजन होता है? सर श्योर तो नहीं हो, लेकिन आई गेस अगर डिफॉल्ट हो ना, तो किसी एक इंडिविजुअल पे लोड नहीं आता इसका, और ये सारे वल्नरेबल वाले हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब क्या है, एक मर रहा है तो बाकी लोग थोड़ा सा बाकी लोग बचा लेंगे, पर सबके सब मर रहे हैं तो बचा दिक्कत हो लेंगे जाता सर। है। तो यस। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि सभी के सब एक साथ मर रहे करके, ऐसा नहीं होता, है ना। उसका और कुछ रीजन है, और कुछ बताओ। बिस्लरी का क्या हुआ? बिस्लरी को जो कंपनी जो चलाता था ने बहुत इतना अच्छा बड़ा नाम कर लिया था बिस्लरी का। इसके बाद उसकी डॉटर, एक ही डॉटर, सिंगल डॉटर थी शायद, उसको इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में, तो वो बिस्लरी को सेल आउट करना चाह रहा था। तो कौशल को आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो। तो सेल आउट करना चाह रहा था। तो क्या है, प्राइवेट ओनरशिप में ये एक होता है ना कि अगर कोई पर्सन का डेथ हो गया, या किसी पर्सन का मतलब बोलना चाहिए इंटरेस्ट खत्म हो गया या एज हो गया, तो दूसरा कोई टेक ओवर करने के लिए कई बार रहते नहीं है अच्छे प्रोमिनेंट पर्सन, जो अच्छा जैसा पर्सन चाहते हैं। टाटा के साथ ही देखो ना, टाटा ने ओन किया, फिर सारस मिस्त्री को दिया, फिर से टाटा ने ले लिया, सारस मिस्त्री मर भी गया, फिर भी टाटा का ही चल रहा है अभी। तो टाटा एंड सन्स जो चल रहा है, तो मतलब देख रहे हो कि रतन टाटा जब तक है उसका बेस बना हुआ। तो प्राइवेट में एक चीज होता है कि जो लीडर जो होता है वो करिज्मेटिक लीडर हो जाता है, तो उसके नाम पे ही चलता है बहुत सारे कंपनी, है ना। और जैसे ही जो लीडरशिप चेंज होता है तो कई बार उसकी पॉलिसीज में वैसे चेंजेस दिखने लग जाते हैं। खैर, पर ये पर्पस, ये रीजन नहीं है जिसके कारण से कोऑपरेटिव सेक्टर एग्रो बेस्ड पे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे कोऑपरेटिव सेक्टर होने का और कुछ रीजन है? मल्टीपल फंडिंग हो सके, ऐसा कि जैसे फंड्स अच्छे से गैदर हो, लाइक जैसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सब भी इन्वेस्ट कर सके, या फिर गवर्नमेंट भी। हाँ सर, ये नहीं, वो भी रीजन नहीं है। कोई कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी है जिसके बारे में आप जानते हो, कोई नाम बता सकते हो, कोई नेम? टीसीएस,
हम्म? पता नहीं सर। क्या बताए? रिलायंस। रिलायंस 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 कोऑपरेटिव कंपनी? कोऑपरेटिव, सॉरी सर। कॉर्पोरेट एंड कोऑपरेट में डिफरेंस है। हाँ सर, सॉरी, मैं कॉर्पोरेट सोचा। कोऑपरेटिव, दिस वन। इशिका। सर यस, बंधन बैंक है क्या? बंधन बैंक? नहीं, नहीं है। बंधन बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ, यस है। है ना? अमूल जो है एक कितना बड़ा कोऑपरेटिव है। लिज्जत पापड़। ये जो अ, ये जो नाम दिख रहा है, अमूल है, लिज्जत पापड़ है, ये सब देखो रॉ मटेरियल कहाँ से है? एग्रीकल्चर से, है ना? एग्रीकल्चर से इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बन गई है। ये जो मेरे ख्याल से ये मदर्स जो मिल्क वाला है वो भी कोऑपरेटिव ही है, जो वेस्ट बंगाल का है और इंडिया का है, दोनों का अलग अलग है एक्चुअल में, है ना? मदर्स डेयरी जो है, एक्चुअली मदर्स डेयरी का पूरा ऑल ओवर इंडिया पे एक ब्रांड है, और उसका एक अपना छोटा ब्रांड कोलकाता का है, कोलकाता वेस्ट बंगाल का है, जो मदर्स डेयरी वाला जो है। ये सब दोनों बांग्ला मदर्स डेयरी डेयरी का, करके। हाँ, दोनों मदर डेयरी का देखोगे तो दोनों का लोगो अलग अलग है, क्वालिटी में ही अलग अलग है, पर सर एक्चुअली में अभी वो सर उसी का ऑफशूट नाम था। चेंज कर दिया उसका। किसने मदर चेंज डेयरी कर दिया? का So now it's मदर डेयरी का Bangla Dairy. या बांग्ला डेयरी। अच्छा, ऐसा हो गया क्या? हाँ अरे हाँ सर। मेरे सर, समय बहुत तक दिन। हाँ मेरे सर, समय तक तो बांग्ला मदर डेयरी हो डेयरी गया। था। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था बता रहे, क्योंकि मदर डेयरी ना जो पूरा ऑल ओवर इंडिया पे है, उसी ने अपना सब सिस्टर कंपनी टाइप का समझ लो कि मदर डेयरी जो कोलकाता वाला चलता था। फिर इसके बाद मेरे रहते, मैं जब था उस समय, तो उस समय करीब 2 साल पहले की बात है, उस समय ये आया कि मदर डेयरी ने वो खुद भी आना चाह रहा है, जो इंडिया लेवल पे था वो खुद भी कोलकाता में आना चाह रहा है। अब कंफ्लिक्ट हुआ होगा, दोनों मदर डेयरी नाम से कैसे चलेगा, तो हो सकता है इसके कारण से उसने नेम चेंज कर दिया। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये भी कोऑपरेटिव है शायद, जो मुझे ध्यान आ रहा है, मदर डेयरी। नॉर्मली जो मिल्क के जितनी कंपनीज है ना, वो नॉर्मली कोऑपरेटिव होती हैं। अब मैं ये पूछ रहा था कि कोऑपरेटिव होने का पर्पस क्या है? जैसे जितने शुगर इंडस्ट्रीज तो होते हैं ना, मोस्टली कोऑपरेटिव होती है, शुगर इंडस्ट्रीज होते हैं। क्या है देखो, इतने सारे फार्मर, है ना, सब लोग क्या करेंगे, कोई एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन होगा जिसका इंडस्ट्री होगा, सारे किसान उसके पास जाएंगे, भाई मेरा शुगर केन को से शुगर बना दे, मेरा शुगर केन से शुगर बना दे। अब क्या है, एक ही दिन में वो इतना बड़ा लोड तो ले नहीं पाएगा, और शुगर केन के साथ क्या है कि 24 आवर्स में ही उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है ना? सुक्रोज कंटेंट जो है 24 आवर्स में कम हो जाता है, और जितने फार्मर हैं कई बार एक ही दिन में अगर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं वो लोग, खुद से ही एक मिल को ओन कर लेते हैं, सब लोग कंबाइनली। उस मिल को ओन करने से क्या बेनिफिट होता है कि वो मिल उनके हिसाब से चलेगा। अब जैसे एक फार्मर ने सोइंग किया शुगर केन का, दूसरे फार्मर ने किया, तीसरे ने किया, कुछ कुछ 5-5 दिन के गैप में, तो जब इसका हार्वेस्टिंग हुआ तब वो मिल पे लोड गया, फिर इसका हार्वेस्टिंग हुआ, मिल पे लोड गया। तो इस तरीके से एक सिंगल मिल जो फार्मर ही ओन कर रहे हैं, अगर वो करते हैं तो एक तो कोऑर्डिनेशन मोड में भी चलता है, एज वेल एज जो बीच का पैसा जो वो खाता, कौन, जो मैन्युफैक्चरर वाला होगा, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट में मील बना के यूज कर रहा है, वो जो पैसा खाता उससे अच्छा वो फार्मर को ही मिल रहा है। तो इसलिए फार्मिंग में क्या होता है, एक अकेला किसान जो है वो तो ज्यादा बड़ा आउटपुट नहीं निकाल पाता, तो उसको कॉस्ट बहुत पड़ जाता है। रादर देन कोऑपरेटिव मोड में अगर काम करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाता है। जैसे एक ट्रैक्टर, है ना, इंडिया के साथ क्या है, इंडिया के मोस्ट ऑफ द किसान जो है, मोस्ट ऑफ द फार्मर जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बोल रहा था, मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके लैंड बहुत कम है ना। अब वो ट्रैक्टर को कैसे बेचारा ओन करेगा?
है ना, एक ट्रैक्टर को ओन करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। जस्ट हेलो, जी सर। हाँ हाँ है ना, ठीक है मैं करता हूँ। हाँ हाँ मेरे मोबाइल, हाँ मेरे मोबाइल पे है, बट अभी दूँ सर कि थोड़ी देर में दूँ? अच्छा ठीक है मैं देता हूँ। हाँ हाँ ठीक। हाँ कोऑपरेटिव मोड, हाँ। तो ट्रैक्टर के बारे में बता रहा था, वैसे मिल्स के बारे में। वैसे क्या है मिल्क का, अब देखो मेरे यहाँ 10 काऊ है या 100 काऊ हो गया, 100 काऊ के बाद भी जो मैं मिल्क को से पनीर बनाने का जो कारखाना फैक्ट्री वगैरह बनाऊंगा डालूंगा, कितना खर्चा है। जब तक मेरे पास 1000 काऊ ना रहे और सारे काऊ ऐसे हो कि जो कि मिल्क दे रही है, वैसे वाले काऊ ना रहे, तब तक मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। और वो भी 1000 काऊ से कुछ नहीं होगा। अगर मेरे को बड़ा इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा सेटअप कर रहा हूँ कि जिसमें पनीर बनेगा, उसमें मट्ठा बनेगा, सारा चीज बनेगा, तो उसके लिए मेरे को चाहिए कि मिल्क मेरे पास आते रहे, रिगार्डलेस ऑफ मिल्क मेरे यहाँ हो रहा है कहीं और हो रहा है, सारे जगह से मिल्क आके उसका क्वालिटी प्रोसेसिंग करके उसका पैकेजिंग करके मैं सेल कर सकूँ। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का ये बेनिफिट होता है कि जो कॉस्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है ना। और मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव जो फॉलो करते हैं उन लोगों को क्या है, लोन भी मिल जाता है ना। क्या है, जैसे अब जैसे कॉपरेशन में सब लोगों ने पैसा डाला, अब कुछ लोग क्या है जिन जो लोग के पास उतना नीड नहीं होती, कुछ लोग थोड़ा सा वल्नरेबल होते हैं, जो आप लोग बता रहे थे, फड़फड़ा रहे कि अब थोड़ा भी पैसा कम हो गया तो गए, है ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो क्या है, वहां पे लोन का भी फैसिलिटी मिल जाता है कोऑपरेटिव में, है ना, उनको लोन मिल गया, है ना, अपना सेटअप कर लिए, अपना जो इनपुट डालना है वो डाल लिए, इसके बाद एक साथ प्रोडक्शन कर लिए, एश्योर्ड उनका लेवल ऑफ इनकम हो जाता है। तो इसलिए क्या कॉपरेशन जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज इस तरीके से काम करते हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेस एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मतलब ये जो कोऑपरेटिव कंपनीज हैं ये अपने रिसोर्सेस को पुल करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं प्रोपोर्शनेटली। शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र एंड केरला में जो है ना, केरला में जो क्वायर इंडस्ट्री है, क्वायर इंडस्ट्री समझते हो, नारियल का जो निकलता है, और शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में मोस्टली ये इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से काम करते हैं। जस्ट 2 मिनट का ब्रेक है, मेरे को एक को ना कुछ फोटोज भेजने हैं, 2 मिनट ना, फिर इसके बाद फिर से आइएगा।
ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड में जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि रॉ मटेरियल की बेसिस पे, अब इसमें क्या है, एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल जो है हैवी है कि लाइट है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कौन सी है करके। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन स्टील, ऑब्वियसली ये हैवी है। लाइट इंडस्ट्री जैसे क्या है, जो लाइट रॉ मटेरियल का बना होता है, मतलब ये जो रॉ मटेरियल है इसमें कैटेगराइजेशन इसकी वेट का है, इसके वेट का है, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज आपने सुना होगा, है ना, और लाइट इंडस्ट्रीज और हैवी मतलब जिसका रॉ मटेरियल हैवी है, लाइट मतलब जिसका रॉ मटेरियल लाइट है। और एग्रो बेस्ड तो हम लोग ने देख लिया, ठीक है ना, एग्रो बेस्ड के बारे में कोई इशू नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे इंडिया के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मैनुअल इंटरवेंशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फॉर बटन लगाना है, एम्ब्रॉयडरीज करनी है ना, कॉलर्स फिट करना है। सो दोज थिंग्स कैन नॉट बी डन, और वी कैन से दोज थिंग्स कैन नॉट बी डन थ्रू मशीन्स, क्योंकि क्या है, मशीन्स एक ही टाइप के शर्ट्स बनाएंगे, है ना, एक ही टाइप के शर्ट्स एक ही पैटर्न का बनाएंगे, बट जो वर्क होता है, जो काम होता है एम्ब्रॉयडरीज वगैरह से जो काम होता है, ये मैनुअल होता है। तो क्या होता है, रॉ मटेरियल्स तो इसमें बहुत लाइट है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें मैनुअली काम करने का बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या है, लेबर की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज्यादा होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में ये जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में स्टील, एल्यूमिनियम, इसका उतना नहीं है कंट्रीब्यूशन, जबकि उसका होना चाहिए। हैवी इंडस्ट्रीज का ना होके लाइट इंडस्ट्रीज का ज्यादा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यू कैन सी कि 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, एंड सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर में भी मैनुअल काम बहुत रहता है, तो आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स द जीडीपी, 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। ये तो है डायरेक्टली, बट यू कैन सी कि जो पीपल जो अर्न करते हैं, वहां पे सैलरी जिनको मिलता है, वो लोग फिर परचेस करते हैं, उनका परचेसिंग पावर बढ़ता है, तो इनडायरेक्टली ये कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा करता है। वैसे यू शुड बी नोइंग कि दिस ईयर विल बी द एल नीनो ईयर, है ना, ला नीना वाला फेज खत्म हो गया। हैव यू हर्ड ऑफ इट? इसके बारे में सुना है जोई? ये साल जो है एल नीनो का है। नो सर। नहीं सुना है ना? तो दिस ईयर विल बी एल नीनो ईयर। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इस साल इंडिया में, तो मॉनसून कम हो सकता है, या तो साइक्लोन्स ज़्यादा आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। समर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस स्टार्ट हो गई है लू के लिए, तो इस बार का समर बहुत खतरनाक होने वाला है। वैसे तो विंटर में भी बोले थे सब लोग कि बहुत अच्छा हार्श विंटर होगा करके, देख लिया हम लोग कितना हार्श विंटर था। तो समर जो है इस बार श्योरली अच्छा होने वाला है, ये तो बहुत सारी चीज़ों से समझ भी आ रहा है। इनफैक्ट क्या है, जो लोगों ने राबी का जो क्रॉप है जो लेट से ग्रो किए थे ना, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। क्या है, राबी क्रॉप कुछ लोग लेट से ग्रो करते हैं, तो क्या है कि अब टेम्परेचर, राबी क्रॉप को इतना टेम्परेचर चाहिए नहीं, पर अभी से इतना टेम्परेचर मिलने लग गया। अभी उन लोग का हार्वेस्टिंग करना था, मार्च तक करना था उनको, तो दे आर नॉट एबल टू डू इट जस्ट बिकॉज इट इज इमेच्योर। तो थोड़ा नुकसान तो होगा हम लोग को, है ना। फरवरी में अभी से इतनी गर्मी,
तो फ्यूचर में फिर से मतलब मार्च अप्रैल में कैसे होगा सोचो। और व्हाट वी कैन सी कि trees have started shedding their leaves. You might have observed today itself, I have observed कि बहुत ज़्यादा लीव्स शेड हो रहे हैं, है ना। मतलब जो मार्च में होता था वो अभी हो रहा है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो जो हिमालय में जो आइस का फॉर्मेशन, ग्लेशियर का फॉर्मेशन जितना होता था इस बार काफ़ी कम है ना। तो इट इज़ नॉट गुड साइन कि जितना होना चाहिए, अगर ये फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो समर के सीजन में पानी कहाँ से रहेगा रिवर में, ठीक है ना। तो ये एक इशू बन सकता है। एल निनो ईयर इस बार का थोड़ा डेंजरस हो सकता है इकोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाए तो ये है, ठीक है। खैर मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा था मैं। तो इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल्फ रिलायंट है ये। सेल्फ रिलायंट मतलब क्या है कि इसका कोई भी एक छोटा सा पिन भी बाहर से नहीं आता है, सारा इंडिया से ही बनता है। अदरवाइज बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई चीज तो बाहर से इंपोर्ट करके लाना होता है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग सेल्फ रिलायंट है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है ना। तो मतलब जो भी चीजें इसमें लग रही हैं वो सारी अदर इंडस्ट्रीज को भी हेल्प कर रहे हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्रीज का थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल जो हैंड स्पिनिंग या हैंडलूम के थ्रू होता था, वीविंग टेक्निक से होता था। बट लेटर ऑन 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि पावर लूम्स आए, और पावर लूम्स आने से इंडियन कंपनी बेचारे उदास हो गए, कंपटीशन के साथ नहीं हो पाया। मिल जो क्लॉथ मिल्स जो इंग्लैंड से आते थे, जो क्लॉथ होते थे वो सस्ते होते थे, एज वेल एज ब्रिटेन की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी जिसमें हमारी इंडिया के इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। अभी देखा जाए तो अराउंड 1600 कॉटन और ह्यूमन मेड मिल्स हैं। पहला जो मिल था 1854 में लगा था मुंबई में। द 2 वर्ल्ड wars were fought in the Europe and demand of the cloth in the UK was a boost to the cotton textile industries. जो वर्ल्ड वॉर हुआ 2, है ना, इसके कारण से जो यूके में क्लॉथ का जो डिमांड है वो बढ़ा, जिसके कारण से जो इसके कॉलोनीज थे, मतलब क्या है, ब्रिटेन के जितने कॉलोनीज थे वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड हुई। देखो मिल्स पहले कहाँ थे, ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन में थे, वहां से मैन्युफैक्चर गुड्स हमारे पास आता था, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था। बट जब वहां पे वर्ल्ड वॉर हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तब उनको ये समझ आया कि अब कॉलोनीज में भी रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए करके। और वो हमारे लिए एक अच्छा टाइम था जब इंडिया में इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करवाने लगे, इंडिया ये एस्टेब्लिश करने लगे, तो ये एक अच्छा टाइम था। पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही था क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट में है और वहां से शिप से वो वहां ले जा सके, तो पहले इनिशियली वो इसी जगह पे लोकेटेड था। लेटर ऑन कोलकाता एंड अदर एरियाज पे भी आने लग गया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड विच वाज नियर टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात के पास था, महाराष्ट्र एंड गुजरात के पास था। तो इट इज़ गुड कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ये एक अच्छी बात थी, इसलिए महाराष्ट्र गुजरात में इंडस्ट्रीज लगाया गया। मार्केट वाज नियर टू इट, मार्केट जो वहीं पे था। ट्रांसपोर्ट के लिए पोर्ट जो होता है दैट वाज अवेलेबल। लेबर जो है, चीप लेबर जो थे वहां पे अवेलेबल थे। एंड क्लाइमेट जो था मॉइस्ट था, क्योंकि ये नियरनेस टू द सी होने के कारण से क्लाइमेट जो था मॉइस्ट था, तो इट वाज आल्सो हेल्पफुल। तो टेक्सटाइल में, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में समझे। पहले तो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, और उस इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने लाइट रॉ मटेरियल क्या कैटेगरी को पढ़ रहे हैं हम लोग, लाइट रॉ मटेरियल के।
और उस लाइट रॉ मटेरियल के कैटेगरी में हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में देखे, और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम लोग ने बोला कि दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फैक्ट्रीज ऑफ थ्रू आउट द इंडिया। आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा जो किसी का एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल में है। उसमें फिर हम लोग ने देखा कि ब्रिटेन ने कैसे हेल्प किया था, हेल्प किया क्या, उसके कंपल्शन हो गया कि इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप हुई। पहले हमारे बहुत हैंडलूम वगैरह थे, बट वो सब खत्म हो गए, ब्रिटिशर्स ऐसा पॉलिसी लेके आए, वो खत्म हो गए। तो वो दौर खत्म हुआ, वो लोगों ने जब वहाँ पे वर्ल्ड वॉर चला तब क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप किया, और वो जो इंडस्ट्री सेटअप किया देन फ्रॉम दैट टाइम वी आर नेवर स्टॉपिंग, है ना, आवरसेल्फ। उसके बाद से कोई स्टॉप नहीं हुआ, उसके बाद से चल रहा है तो चल रहा है। अब रॉ मटेरियल क्यों इंडस्ट्री सेटअप होने में हेल्प हुई, उसका क्या क्या रीजन देखा हम लोगों ने। पहला, रॉ मटेरियल वहीं पे मिलता है, कहाँ पे, जो छोटा नाग डेक्कन का, है ना, डेक्कन प्लेटू जो है वो वहीं पे मिलता है, मतलब जो ब्लैक सॉइल है वो वहीं पे मिलता है। दूसरा, वहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट है। तीसरा, मार्केट वहीं पे है, वहाँ पे लेबर है ना, वहाँ पे पोर्ट है, जिसके कारण से वहाँ पे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगा। ठीक है, ये चीज यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम लोग अगला आ रहे हैं जूट पे, ठीक है ना। जूट टेक्सटाइल्स का क्या रोल हुआ था। तो जूट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हमको बांग्लादेश बहुत इसमें नुकसान देता है। बांग्लादेश हम लोग को बहुत सारी चीज़ों पे तकलीफ देता है। एक तो मैच हुआ, है ना, दूसरा हुआ लेदर हुआ, तीसरा है कॉटन हो गया। कॉटन बोलना चाहिए कि आजकल टेक्सटाइल में भी बहुत कंपटीशन दे रहा है, शू के मार्केट में भी बहुत कंपटीशन दे रहा है, जूट में तो देता आया है हमेशा से, ठीक है ना। तो बांग्लादेश हम लोग को बहुत कंपटीशन देता है। 70 जूट मिल्स थे इंडिया में, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, काफी तेजी से कम हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द देम आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। हुगली रिवर के आसपास ही थे। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप इन कोलकाता इन 1859। रिसरा के पास जो है फर्स्ट जूट मिल स्टेब्लिश हुआ था। जैसे कॉटन का फर्स्ट मिल जो है वो मुंबई में स्टेब्लिश हुआ था, वैसे ही जूट मिल जो पहला था वो रिसरा में 1859 में हुआ था। पार्टीशन के बाद अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जूट के जो मिल्स हैं वो इंडिया में रह गए, और जूट के जो सोर्स हैं, जो रॉ मटेरियल जहाँ से आता था, वो बांग्लादेश में चला गया। तो ये अनफॉर्चुनेट था। अराउंड 3/4 जो था, 3/4 जो है, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया था। पर हमारे पास मिल्स रह गए, तो मिल्स का क्या करोगे, है ना, जब ये चला गया। वैसे अभी जब इंडिया बांग्लादेश में ये हुआ था, क्या बोलना चाहिए, बॉर्डर का हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया, आपको पता होगा, 1-2 साल 2 साल पहले, तो उसमें ज़्यादा बड़े पॉकेट्स हम लोगों ने गिव अप किए कि ज़्यादा बड़े पॉकेट्स बांग्लादेश ने गिव अप किए। मतलब जो लैंड बाउंड्री का सेटलमेंट हुआ, हम लोगों ने गिव अप किए ज्यादा। एक बार और बोलो। सर हमारी तरफ से ज्यादा गया ना। हाँ, हमारे तरफ से ज्यादा गया, ठीक है, और उनके तरफ से कम आया। अभी भी कुछ ऐसा फैमिली है जैसे उसने देख रहा था, एक फैमिली ऐसा है जिसका किचन इंडिया में है और बाकी घर उसका बांग्लादेश में तो उसको दोनों साइड पे अलाउड है, उसको ऐसा है। अभी भी कुछ लोग हैं ऐसा। तो जूट का अभी ये समझे कि जूट तो एक तो क्या है, किस एरिया पे मिल रहा है। जूट वैसे एरिया पे मिल रहा है जहां हीट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों चीजें होती हैं, इसलिए बांग्लादेश और इंडिया दोनों में होता है उस एरिया पे। सेकंड क्या है, जूट इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था हमारे कोलकाता में ही, बट क्या हुआ, जैसे ही पार्टीशन हुआ या अलग अलग कंट्रीज बने, तो मिल्स जो हैं इंडिया में रह गए और रॉ मटेरियल्स रह गए बांग्लादेश में, ठीक है। अभी जूट की हालत खराब है हमारे इंडिया में, बट ये एक फ्यूचर भी बन सकता है जूट का, अभी भी उसके में बहुत पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जूट के
इंडस्ट्रीज लगने का क्या रीजन था इंडिया में, उस एरिया पे कोलकाता में? तो एक तो है प्रॉक्सिमिटी, पास में है। दूसरा है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। हाउ वाज इट अवेलेबल? द वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे वहां पे अवेलेबल था? कैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल था? और था तो कौन सा था? सर रिवर गंगा। हाँ, गंगा हुगली बोलना चाहिए। हाँ, गंगा हुगली बोल लो, है ना। नेशनल वाटरवे 1 जो है हमारा। तो नॉट ओनली नेशनल वाटरवे 1, पूरा बांग्लादेश तक जो जाता है रिवर का जो है ना, वो उसको हम लोग यूज करते हैं। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ जूट मटेरियल्स। क्या है, वहां से तो ओशन में चला जा रहा है, तो हमारे पास वाटर बहुत है ना। हुगली रिवर में बहुत वाटर है, या तो उनके पास बहुत वाटर है, तो इसलिए ये भी है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और बांग्लादेश में भी एप्लीकेबल है। दैट इज चीप लेबर, है ना। वेस्ट बंगाल में भी है, इंडिया में भी था, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, सब जगह पे। कोलकाता क्या है, उसको बैंकिंग का फैसिलिटी, इंश्योरेंस का फैसिलिटी एंड पोर्ट का फैसिलिटी, ये सारा चीजें भी देता है। तो कोलकाता इसको इतना सारा बेनिफिट दे दिया, तो इसके कारण से ये जूट इंडस्ट्रीज यहाँ पे फ्लरिश किए। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, देन यू कैन टेल देम कि जूट होने का रीजन है वाटरवे, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, abundant amount of water available which is there, cheap labor which is there, and banking facility and insurance facility was there, and transportation facility was there. That's why jute industries were established on this area. तो जूट इंडस्ट्रीज अभी भी 2.6 लाख वर्कर को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, और इनडायरेक्टली तो बहुत लोग हैं। Another 40 lakhs small and marginal farmers who are engaged in cultivation of jute, उनको सपोर्ट करता है। ठीक है। चैलेंजेस इसके साथ ये है कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है जो बहुत पावरफुल है, और जूट एक्चुअली क्या है, जूट का सप्लाई हम लोग के पास क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग ओनरशिप था जूट के सप्लाई के लिए, और उनको भी चस्का चढ़ गया था कि जूट का एक अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा। तो सिंथेटिक जैसे ही उसका अल्टरनेटिव आने लग गया, तो उसमें एडवांटेज जूट से काफ़ी ज़्यादा था। तो इसके कारण से जो चैलेंजेस हैं वो बड़े चैलेंजेस आने लगे। दूसरा है कि अदर कॉम्पिटिटर्स जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, जहाँ पे हमारे टाइप का वेदर है, वहाँ पे भी जूट होता है। इंडिया में 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बना था, और इसके बाद हम लोग ने प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और गुड के प्राइसेस पे बहुत काम किया। पर लेबर पे हम लोगों ने कोशिश भी किया कि लोग उसमें सरवाइव कर सके, अच्छे से इंडस्ट्री अच्छे से फ्लरिश कर सके, बट नहीं हो पा रहा है। अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स क्या है, सरवाइव करने के मतलब बस बंद होने के, क्लोज होने के कगार पे हैं। द मेन मार्केट जो जूट का था वो यूएसए, कनाडा, रशिया, यूएई था, यूके था। अब ये सारे जगह पे अब क्या है, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इसका आ चुका है, ऑलरेडी बहुत साल हो चुके हैं सब चीज़ों को। तो ये इसके कारण से जो जूट मिल है इंडिया में वो उतना बेनिफिट देने वाला नहीं है इंडिया में। हाँ, अगर उसमें गवर्नमेंट उसमें एक्चुअल में सीरियसली ध्यान दे तो शायद कुछ हो सके, है ना। जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए, जितने जूट मिल्स क्लोज हो रहे हैं वहाँ पे सब बोलना चाहिए कि पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होने के चक्कर में ना वो सारे धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं। एनीवेज, तो शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज, हम लोग सारे इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो यू कैन सॉल्व इट। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ये होता रहता है। ठीक है ना। इट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड़ एंड खंडसारी।
गुड़ और खंडसारी जो उसी से शुगर केन से निकलता है। तो गुड़ एक्चुअली हर कोई तो यूज नहीं करता बाकी जगह, है ना, इंडिया में काफी यूज होता है तो हम लोग उसका प्रोडक्शन भी करते हैं। एक शुगर केन ऐसा इंडस्ट्री है ना जिसका हर एक पार्ट यूज होता है ना, शुगर केन का हर एक पार्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज होता है। जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं पेट्रोलियम बोलते हैं ना, पेट्रोलियम से हर एक पार्ट उसका कुछ ना कुछ यूज होता है, वैसे ही है शुगर केन के इंडस्ट्रीज का। तो ये जो गुड़ एंड खंडसारी जो निकलता है उसके प्रोडक्शन में इंडिया का फर्स्ट लेवल है। इसका रॉ मटेरियल जो होता है बहुत बल्कि है, यू माइट बी नोइंग, रॉ मटेरियल जो है बहुत बल्कि है। हेलो, हाँ हाँ मैम जी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो आज नहीं जाना है फिर? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, बताइएगा। हम्म। हम्म 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 हम्म। ठीक है ना, तो बताइएगा। नहीं नहीं, छूटा हूँ मैं, अभी निकलूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, बताइएगा, जाना होगा तो बताइएगा। हम्म। ठीक है, आ जाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलिए। हम्म। तो क्या है, ये रॉ मटेरियल ऐसा है जो बहुत बल्कि होता है, उसमें से शुगर निकालना या शुगर का जूस निकालना वो कितना इजी है ना। तो रादर देन इस टाइप के जितने शुगर केन का जितना मिल होना चाहिए, वो क्या मार्केट के पास होना चाहिए कि फील्ड के पास होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? हम्म, कहाँ पे होना चाहिए? सर इसमें फील्ड के पास ही होना चाहिए शायद, क्योंकि इसमें तो बहुत अदर चीज का भी यूज मतलब ग्रो करने के लिए होता है ना, कि वाटर चाहिए, फिर दूसरा सब चीज, तो इसलिए। यस, फील्ड के पास ही चाहिए, क्योंकि देखो इतना हैवी शुगर केन को ले जा कितना दूर तक लेके जाओगे, है ना। तो इसलिए फील्ड के पास होना चाहिए। हम लोग तो चाहे तो सीधा शुगर को ही उठा के लेके जाए, क्योंकि वो इजी है रादर देन शुगर केन को उठा के ले जाना, है ना। तो यस, तो बल्कि है इसलिए सुक्रोज। और एक और प्रॉब्लम है कि सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस विद इन 24 आवर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर कभी आप घर में शुगर केन रख के देखना, आज जैसे खाए अगले दिन फिर से खाने के लिए देखना तो बहुत कम जूस रह जाता है, और अगले दिन खाओगे तो और कम जूस लगता है ना। सुक्रोज कंटेंट उसका बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाता है। हमारे इंडिया में अराउंड 460 शुगर मिल्स हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, साउथ में भी बहुत अच्छे से फैले हुए हैं। ये सारे जगह पे शुगर केन आपको इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश, नाउ इट इज स्विचिंग टू द, अब ये जितने शुगर मिल्स है अब ये साउथ में मूव करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और जितने शुगर मिल्स हैं ये कोऑपरेटिव सेक्टर जो है इसमें बहुत सूट करता है। कोऑपरेटिव सेक्टर मैंने बताया, कोऑपरेटिव सेक्टर इसमें काफी अच्छे से क्यों काम कर पाता है, क्योंकि एक सिंगल मिल होने से काम हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर में काम होते हैं। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, शायद मैंने आप लोग से डिस्कस किया होगा श्योरली, अगर नहीं किया है तो बता देना मुझे, कि देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, स्पेशली इन महाराष्ट्र, है ना। इसका क्या रीजन है अगर पूछा जाए, यूपीएससी ने पूछा था कि क्यों शुगर इंडस्ट्रीज साउथ और वेस्ट में मूव कर रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि जो सुक्रोज कंटेंट है साउथ में और वेस्ट में ज्यादा मिलता है। सुक्रोज कंटेंट जो है साउथ में ज्यादा मिलता है। क्रशिंग का जो सीजन होता है ये लॉन्गर टाइम तक होता है, क्रशिंग सीजन। और तीसरा है कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स। ये तीन रीजन है जिसके कारण से जितने शुगर के इंडस्ट्रीज हैं वो साउथ और वेस्ट में मूव करते जा रहे हैं। तो यूपीएससी ने जब पूछा था तो उस समय लोगों के में बहुत एक्साइटमेंट था कि ये ऐसा क्या है करके।
तो इसका ऑब्वियस रीजन समझ आता है कि साउथ रहेगा तो साउथ में शुगर ज्यादा अच्छे से होगा। क्यों ज्यादा रहेगा क्वेश्चन, साउथ में शुगर ज्यादा अच्छे से क्यों हो पाता है रादर देन नॉर्थ में? सर कॉस्ट नहीं है उसको, थोड़ा अर्जेंट काम है। नहीं समझा, क्या बताया? ऐसे कौशल लिफ्ट कर दिया, उसको कुछ अर्जेंट काम है वो। अच्छा, क्वेश्चन लेफ्ट कर गया। अच्छा, तो बाकी में से कोई भी है बताओ। जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं साउथ और वेस्ट में मूव करने का क्या रीजन होगा, और सुक्रोज कंटेंट साउथ में ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू नॉर्थ? समर ज्यादा होता है ऐसे, समर सनलाइट। मतलब सनलाइट, सनलाइट बोलिए, है ना? हाँ हाँ सर। सनलाइट ज्यादा होता है इसलिए सुक्रोज कंटेंट बढ़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, हाँ है ना? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और वैसे भी कोऑपरेटिव मॉडल ना साउथ में पहले से ही पॉपुलर है, पहले से ही ना कोऑपरेटिव मॉडल ना बहुत पॉपुलर है। आप देखोगे कि साउथ की जो विमेन है वो ना मोस्ट ऑफ द विमेन को देखोगे कि कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट में रहती हैं, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, है ना? आप देखोगे और उसी में एम्प्लॉयमेंट उनका बहुत ज्यादा होता है। भले घर में इडली डोसा टाइप का बना रही है या कुछ भी, जो भी आप देखोगे कि विमेन का बहुत रोल रहता है साउथ में। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज क्या है वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल है साउथ में। क्या है, कोऑपरेटिव का पूरा पर्पस यही है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चले, यही तो है कोऑपरेटिव। तो क्या है, जहां पे लिटरेसी ज्यादा है ना वो लोग थोड़ा सा इसका लार्जर पर्सपेक्ट को देख पाते हैं। तो साउथ में क्या है, जो लिटरेट ज्यादा लोग थे, कोऑपरेटिव ज्यादा अच्छे से काम करता था वहां पे साउथ में, तो वहां पे ये मॉडल बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी हुआ। इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके साउथ में मूव करते गए। ठीक है। चैलेंजेस क्या है शुगर के साथ कि ये सीजनल नेचर का है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ज्यादा शुगर केन होगा और उसके बाद कुछ सीजन में नहीं रहता। दूसरा क्या है कि हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो ओल्ड तरीके से होता है, इनएफिशिएंट तरीके से होता है। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट जो है इसका डिले करना, फैक्ट्री तक पहुंचाने में कई बार रोड अच्छे नहीं होते, रोड इंफ्रा हमारे पास अच्छा नहीं है ना, टाइमली पहुंचा नहीं पाते, जिसके कारण से हमारे पास जो सुक्रोज कंटेंट है वो काफी कम हो जाता है। जो कचरा बच जाता है, बैगेज इसको बोलते हैं, इस टाइप का कचरा, इसका मैक्सिमम यूज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बहुत कुछ यूज किया जा सकता है, इसमें से भी बहुत कुछ निकाला जा सकता है। अब वो नहीं कि शुगर केन में फिर से उसी में डाल के फिर और निकाले जाए जूस, वैसा नहीं है, इसका भी बहुत टाइप का यूज है। इनफैक्ट ये जो एथेनॉल के प्रोडक्शन में ना इसका एक यूज है, तो ये भी किया जा सकता है जिसको हम लोग इंडिया में नहीं कर पा रहे, जबकि ब्राजील वगैरह में देखोगे तो इसका अच्छे से यूज करते हैं बैगेज का। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, जो माइंस के बेस्ड इंडस्ट्रीज थे। इस चैप्टर को समझने के लिए इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th का इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, उस बुक में आप जाना, लास्ट लास्ट में इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा होगा, मैं एग्जैक्ट चैप्टर याद नहीं आ रहा है, आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। उसमें आपको इंडस्ट्रीज के बारे में उसको पढ़ना चालू करना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितना पढ़ सको उसको करके रखना। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करते हैं। कोई सर क्वेश्चन है? इसमें कौन कौन सा बुक्स से, ये पीपल एंड एनवायरनमेंट का है क्या? इकोनॉमी, इंडियन पीपल एंड, क्योंकि ये नहीं नहीं, इंडिया फिजिकल का फिजिकल तो शायद। एनवायरनमेंट क्लास 11 ब्लू कलर वाली। अच्छा अच्छा। हाँ, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक को देखना है। उसका लास्ट लास्ट के चैप्टर्स हैं, वो बुक तो थोड़ी मोटी है एज कम्पेयर टू ये वाला, क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से काफ़ी मोटी है वो बुक, सेकेंड वाली बुक जो है क्लास 11 की, वो वाला कर लेना। इसमें दिखा देंगे ना, इसमें इसी में दिखा देते हैं।
अभी ये ना तो ये मेरे से यूज हुआ ना मैं इससे यूज हुआ, तो अभी मुझे दिख नहीं रहा है। देख लेना इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर्स में, उसमें Okay, देख के sir. शायद समझ आ जाएगा, ठीक है ना। Yes. कोई Yes. डाउट है तो यू कैन आस्क मी। Okay, sir. Okay, sir. आप लोग में से कौन कौन प्रीलिम्स दे रहा है इस बार? सर मैं। जोई, हाँ सर। शेखर, हाँ सर। जोई, शेखर, ओके। ठीक है, तो कोई नीड है हमारे एंड से, कोई रिक्वायरमेंट है हमारे एंड से? जोई Sir, I कुछ think